नमस्कार। आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम 2025-26 के बजट पे परिचर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। हमारे साथ हैं दो अर्थशास्त्री, प्रोफेसर भूपेंद्र विक्रम सिंह जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र में प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर अनूप मिश्रा जो डीएवी पीजी कॉलेज बनारस में प्रोफेसर हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री मोहित कुमार यादव हैं। आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में, और हम चर्चा करेंगे आज के बजट की, जो श्रीमती नीता अपने बारे में, और मैं राकेश रमन, मैं भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग में अर्थशास्त्र का आचार्य हूँ। आज चर्चा कर रहे हैं हम बजट की। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने अपना 8वां बजट 2025-26 का बजट आज प्रस्तुत किया। काफ़ी परिदृश्य में परिवर्तन हुआ है। एक समय था जब हमारे यहाँ योजना आयोग हुआ करती थी और विकास की दीर्घकालीन विकास की रूपरेखा योजना आयोग प्रस्तुत करती थी, और वार्षिक आय और व्यय का लेखा जोखा बजट प्रस्तुत किया करता था। आज परिवर्तित हो चुका है समय। योजना आयोग नहीं है, और बजट न सिर्फ आय और व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करता है, साथ ही साथ विकास की रूपरेखा भी प्रस्तुत करता है। कोई भी बजट समकालीन जो समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे प्रस्तुत करता है, इस आलोक में हम उसका अध्ययन करते हैं। और वर्तमान भारत को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आप सब और हम सब जानते हैं कि हमारे स्टैगफ्लेशन की समस्या, यानी हमारे विकास दर में हाल के महीनों में कमी आई है और मुद्रास्फीति की दर वृद्धि हुई है। फिस्कल डेफिसिट हमारा अधिक रहा है। साथ ही साथ बेरोजगारी की समस्या के बारे में हम समाधान सोच रहे हैं, सरकार सोच रही है। रुपया का बाहरी मूल्य जो है वो लगातार गिर रहा है। अर्बन डिमांड यानी शहरी मांग में कमी आई है। कृषि क्षेत्र समस्याओं को से जूझ रहा है, और इन तमाम समस्याओं के बीच में सरकार ने एक बजट प्रस्तुत किया है, और इस बजट की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। जैसा कि हमारे सारे श्रोता जानते हैं, इस बजट में 4 महत्वपूर्ण इंजन की चर्चा वित्त मंत्री ने की, और ये इंजन थे कृषि, निवेश, एमएसएमई और एक्सपोर्ट। तो हम अपने विशेषज्ञों से इन सबों की चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और वो है करारोपण और कर की दर। हमारे साथ सीए श्री मोहित कुमार यादव जी हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे कर के संबंध में। हम चर्चा प्रारंभ करते हैं श्री प्रोफेसर भूपेंद्र विक्रम सिंह जी से, और उनसे मैं जानना चाहूँगा कि सरकार के सामने जो समस्याएं थीं भारतीय कृषि की, उसके संदर्भ में कृषि पर जो जोर इस बजट में डाला गया है, उसके संबंध में आप क्या सोचते हैं कि क्या उपाय सरकार ने अपनाए हैं, और इसकी किस हद तक ये उपाय सही है, सटीक है? राकेश, जैसा आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और राजनीतिक सामाजिक जो परिदृश्य है वो इस समय कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत जगहों पे युद्ध हो रहा है। बहुत सी अर्थव्यवस्थाएं ऐसी हैं जो कि जिसमें मंदी है। भविष्य युद्धों के नाते और जिस तरीके का डिसीजन निर्णय अमेरिकी अर्थव्यवस्था और उसके नियामक और हाल में चुने गए प्रेसिडेंट ट्रंप ले रहे हैं, उससे चीज़ें अनिश्चित सी हैं। और ऐसे में भारत ही एक अर्थव्यवस्था थी जो कि सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही थी और अभी बढ़ रही है। लेकिन आपने सही कहा कि कुछ दशमलव में कुछ गिरावट ग्रोथ रेट में हुई है, और इसी तरीके से कुछ उत्पादन में भी कुछ क्षेत्रों में गिरावट है, जिसमें कि एग्रीकल्चर भी एक है। पिछले कनेक वर्षों से एग्रीकल्चर पूरा सरकार के और समाज के भी, भारतीय मानस के, इसके लिए केंद्र बिंदु में है कि इसको किस तरीके से, क्योंकि इससे एक बड़ी जनसंख्या प्रभावित होती है, इसको कैसे विकसित किया जाए और उसमें जो लोग लगे हुए हैं उनकी आय कैसे बढ़ाई जाए। क्योंकि पहले ये बात थी कि किसानों की आय दुगनी की जाए, और जो संस्थागत परिवर्तन है वो किया जाए। पहली बार ऐसा है कि पिछले 3-4-5 वर्षों से सरकार ने संस्थागत परिवर्तन एग्रीकल्चर में उसको एक आधार बनाया है। ये खाली उत्पादकता वृद्धि की बात नहीं है, ये सीधे सीधे सब्सिडी देने की बात नहीं है, बल्कि आमूलचूल परिवर्तन बजट के माध्यम से है
और इसको आपने ठीक रेखांकित किया कि ये जो दीर्घकालिक नीति है वो भी अब बजट का हिस्सा हो गई है। ये एक महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए अनेक जगहों पे आप देखते हैं तो उसके लिए वो नीति की बात करते हैं। खाली संख्याओं को नरेट करना, उसको बता देना, ये अब बजट का विषय नहीं रहेगा। जिसमें अगर ये देखें तो 100 जिले ऐसे चुने जाएंगे जो कि फूड यानी खाद्य पदार्थों के विकास के लिए उनको विशेष सहायता दी जाएगी, उससे संबंधित डिसीजन लिए जाएंगे। और उसमें महत्वपूर्ण है कि उत्पादन के बाद यानी जो उसका बाजार है, विपणन है, उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए। तो आप देखें सरकार का जो मैंने जो क्षमा करेंगे सिंह साहब, मैं हस्तक्षेप कर रहा हूँ। सरकार ने चर्चा की है कि फार्मर्स कोऑपरेटिव बनाया जाए और जो फार्मर्स प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनको इसमें शामिल किया जाए। साथ ही साथ एक किसान क्रेडिट कार्ड की भी जो स्कीम है, उसका लिमिट जो पहले 3 लाख था उसको बढ़ाकर इस बजट ने 5 लाख तक इंटरेस्ट सबवेंशन की बात की है। इसका क्या असर पड़ेगा? एकदम ठीक कहें। देखिए, जो कोऑपरेटिव है और किसान संघ बनाना जी ग्राम प्रधान के लेवल पे, ये एक संस्थागत सुधार है। किसान जब व्यक्तिगत रूप से बेचता है थोक व्यापारी को, तो उसकी जो क्षमता होती है मूल्यों के बारे में बात करने की, वो कम होती है। तो अगर कोऑपरेटिव के माध्यम से जाता है या अपना संघ बनाता है, यूनियन बनाता है, तो वो जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है, उसकी मोल भाव की जो क्षमता है वो बढ़ती है। मतलब ये बड़ी सुखद पहल है। ये सुखद पहल है। यही संस्थागत परिवर्तन है। क्रेडिट किसान को अवेलेबल कराना, उसको उपलब्ध कराना, ये दूसरी चीज है। यानी एग्रीकल्चर का पूंजीकरण, इस दोनों से जो छोटे कृषक हैं उनको फायदा होने वाला है, क्योंकि छोटे किसान के मोल भाव की क्षमता कम है और उनको सामयिक रूप से जो ऋण है वो उपलब्ध नहीं रहता। तो इससे उनको ऋण उपलब्ध होना है। और जो संघ बनाएंगे वो छोटा, वो ग्राम प्रधान के लेवल पे बने। ग्राम प्रधान का उन्होंने जो ग्राम सभा है उसको भी वहां पे इंगित किया कि उस लेवल पे इन चीजों को ऑर्गेनाइज किया जाए। तो ये एग्रीकल्चर के आमूलचूल परिवर्तन का एक आधार हो सकता है। इसी तरीके से उन्होंने उसमें जो खाद है उस पे सब्सिडी और उसको रेगुलराइज करने की बात है। दलहन और तिलहन विशेष और उसको एक्सपोर्ट का एक साधन बनाया जाए। यद्यपि पिछले वर्षों में उसका उत्पादन बढ़ा है और फिर भी दलहन को केंद्र बनाया जाए, ये भी एक उसका विशेष बहुत सही आपने हमें बताया कि किस प्रकार से कृषि के क्षेत्र में काफी सुधार है और इसके माध्यम से सरकार कृषि की समस्याओं को दूर करने का सार्थक प्रयास करती दिख रही है। और जो दूसरी समस्या है, व्यंजन की बात के साथ साथ दूसरी समस्याओं को भी साथ मिलाते चलें तो बेरोजगारी की समस्या एक प्रमुख समस्या है। और हम सब ये जानते हैं कि हमारे जनसंख्या का एक बड़ा भाग लेबर फोर्स के रूप में उपलब्ध है, लेकिन उसकी कुशलता को बढ़ाना एक समस्या है ताकि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड को हासिल कर सकें। तो मैं प्रोफेसर अनूप मिश्रा जी से जानना चाहूँगा कि इस बजट में रोजगार वृद्धि, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ये बड़ी सेंसिटिव इश्यूज हैं और इस पे आम जनता को बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इस पे क्या सरकार ने प्रयास किया है बजट के माध्यम से? सर राकेश जी, आपने सही कहा। इस आम बजट का जो हमारे अर्थशास्त्रीय दृष्टि से हम लोगों ने देखा तो वित्त मंत्री ने बहुत ही धीमे से लेकिन बहुत बजट है जी। और ये 3D का मतलब उन्होंने बहुत स्पष्ट बताया। डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डिमांड। आप देखिए कि इस पूरे आयाम बजट के इसमें आ जाते हैं। हमारा देश 1.45 बिलियन लोगों का, माने 145 करोड़ लगभग लोग हमारे देश में हैं। और इस 145 करोड़ लोगों में आप डेमोग्राफिक दृष्टि से देखें तो आप कुंभ देख रहे हैं इस समय। गांव और शहर कि कैसे लोग एक स्थान पर आ रहे हैं। तो रूरल और अर्बन जो डेमोग्राफी है उस पर बजट क्या कर रहा है। तीसरा, इसे डिमांड कैसे बढ़ेगा। इस 3D में जो हम लोगों ने देखा कि सब कुछ रोजगार पर आधारित है। बजट में आपने देखा होगा कि वित्त मंत्री ने सामाजिक क्षेत्र और सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक सोशल सेक्टर पर बहुत फोकस किया है। खास करके एजुकेशन को उन्होंने इनोवेटिव बनाया।
यानी स्किलिंग पर बहुत जोर दिया। आप जानते हैं कि विकसित भारत का संकल्प बिना डेमोग्राफिक डिविडेंड को भुनाए हो नहीं सकता है। तो वित्त मंत्री ने बड़े स्पष्ट रूप से, आप देख रहे होंगे कि जो इन्वेस्टमेंट का जो क्राइटेरिया है, उन्होंने कहा है कि पीपीपी मॉडल में एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। एआई सेक्टर पर 500 करोड़ का फंड का उन्होंने सृजन किया है। तीसरा, R&D पर बहुत फोकस किया। बहुत दिनों बाद R&D को IIT और में भी सीट्स वगैरह बढ़ाने की बात है, मेडिकल में सीट बढ़ाने की बात है। और कुल मिलाकर के जो 1,28,000 करोड़ का जो शिक्षा पर बजट और लगभग 98,000 से ज्यादा स्वास्थ्य पर जो बजट देखा जाए, तो हम लोग के हिसाब से संतोषजनक अभी भी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि एज पर नेप, आप तो नेप के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं राकेश जी। हम लोग ने कहा था कि नेप में कम से कम 6% GDP का होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा निराशा हुई कि इस बजट में भी हम 4.4, 4.5 तक ही पहुंच पाए हैं एज पर GDP परसेंटेज। तो जो 4 से 4.5% का GDP शिक्षा पर हुआ था, उसको हम लोग और बढ़ाते तो बेहतर था। लेकिन इसको वित्त मंत्री ने अलग ढंग से प्रस्तुत किया। इन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर के लोग उच्च शिक्षा पर ज्यादा निवेश करें, पीपीपी मॉडल में R&D में प्रयोग करें, और साथ ही साथ स्किलिंग पर जोर दिया जाए। और बहुत सारे स्कॉलरशिप को उन्होंने इस बजट में बढ़ाया, 10,000 स्कॉलरशिप उन्होंने बढ़ाए हैं जी। तो कहने का अर्थ है कि रोजगार पर फोकस बजट है, और वो रोजगार तभी होगा जब इस देश का जो गैप है, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो बर्डन बना हुआ है, इस दोनों को हम भरेंगे। उसके लिए वित्त मंत्री ने इस बजट में अच्छा खासा प्रावधान किया है। आपने एक बड़ी सटीक बात कही अनूप जी की, उम्मीद थी कि और दें, लेकिन जब भी आप बजट की समालोचना करते हैं तो आमतौर पे हम ये कहते हैं कि इस क्षेत्र में ज्यादा मिलना चाहिए, लेकिन अगर किसी एक क्षेत्र में सरकार ज्यादा व्यय करती है तो स्वाभाविक रूप से वो कहीं ना कहीं से दूसरे क्षेत्र से उसको उतना व्यय कम करना पड़ता है। तो यदि शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा व्यय करे तो स्वाभाविक रूप से शायद निवेश जो है, पूंजीगत निवेश, उसमें कमी आएगी और दूसरी सुविधाओं में कमी आएगी। रोजगार पे क्या फोकस है? रोजगार इस देश की मूलभूत समस्या बनी हुई है। आप जानते हैं कि सरकारी रोजगार नगण्य है, नंबर 1। इसलिए जब भी वो कोई बात करेगा, स्वरोजगार की बात करेगा। इसलिए स्वरोजगार क्या है कि डिमांड, जिस इंडस्ट्री का जैसा डिमांड है, फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स हम तैयार कैसे करेंगे? फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स तभी तैयार करेंगे जब हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अनस्किल्ड लेबर को स्किल्ड करेंगे, स्किल्ड को थोड़ा रीस्किल करेंगे, और हमारे जैसे प्रोफेसर को भी अप स्किल होना पड़ेगा। क्योंकि हम अगर विश्व के, अंतर्राष्ट्रीय जगत के डिमांड के हिसाब से अपने सप्लाई साइड को मजबूत नहीं करेंगे तो हमको रोजगार मिलेगा नहीं। आप देख रहे हैं रमन जी, हम लोग डिस्कस करते थे इधर बीच, चेंजिंग पैटर्न ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का स्तर या व्यवहार बदल गया। अब वो रोजगार परंपरागत रोजगार रह नहीं गया। किसानी या कृषक समाज से जो इसमें बहुत अच्छी बात कही गई, स्वेच्छा से माइग्रेशन, कंपल्सन माइग्रेशन नहीं, यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड थे उनको हम कैसे एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ें, इस पर सरकार ने बहुत दिन बाद पहली बार बात किया है। तो रोजगार सतत है और रोजगार की प्रक्रिया बड़ी जटिल है। इस वित्त मंत्री ने उसके लिए अनेकों काम किए हैं, इनोवेशन किया है, स्किलिंग पर बजट दिया है, IITs और मेडिकल कॉलेज के सीट्स बढ़ाए हैं, और साथ ही स्कॉलरशिप की घोषणा की है, और एजुकेशन और हेल्थ को रोजगार के साथ जोड़ा है। इससे हमको लगता है आने वाले समय में रोजगार का सृजन होने जा रहा है। बहुत बढ़िया आपने इस पूरे तथ्य को प्रदर्शित किया। हम लोग MSME पे भी आएंगे और फिर उसके माध्यम से भी रोजगार की समस्या को देखेंगे। लेकिन हमारे बहुत सारे श्रोता वो हैं जो आयकर का भुगतान करते हैं, और उनका बजट से एक प्रमुख रूप से जुड़ाव यह रहता है कि बजट में कर की दरों में, कर की छूट में क्या परिवर्तन हुआ है, क्या उनको कुछ मिला है। और खास करके ऐसे समय में जब मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास का जो डिमांड है, मांग है, उसमें लगातार कमी आ रही है, तो ऐसे समय में कर के संबंध में, कर की दरों में जो परिवर्तन हुआ है वो बड़ा अहम है। न सिर्फ लोगों को फायदा पहुंचा रहा है बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था को भी फायदा पहुंचा रहा है। तो हमारे सामने और हमारे साथ उपस्थित हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री मोहित कुमार यादव जी। मोहित जी, मैं जानना चाहता हूं कि प्रत्यक्ष कर के, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जहां तक GST का प्रश्न है वो बजट का हिस्सा नहीं है, वो GST काउंसिल तय करती है। तो जहां तक प्रत्यक्ष करों का प्रश्न है, क्या परिवर्तन सरकार ने किया इस बजट में और इसके क्या परिणाम आप देखते हैं?
धन्यवाद सर। ये फिनांस बिल 2025-26 के नाम से जाना जाता है। इस बजट का सबसे मुख्य आकर्षण का केंद्र या केंद्र बिंदु कहा जाए तो इसमें इनकम टैक्स 12 लाख तक की आय पे जीरो टैक्स अब होगा। अगर यदि आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपको 12.75 लाख तक जीरो टैक्स। ये 12.75 क्यों कहा? मैंने तो 12 लाख सुना है। 12,75,000 रुपए का जो सैलरीड क्लास है या पेंशनर्स हैं उनको 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन। अच्छा, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है, मतलब वो 12 लाख के अतिरिक्त होगा। 12 लाख के अतिरिक्त होगा। ये केवल सैलरीड क्लास को और पेंशनर्स को मिलेगा। तो 12 लाख तक पे आपको जीरो टैक्स होगा। जैसे एक बात मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, शायद हमारे बहुत सारे श्रोताओं को भी उसमें अभिरुचि होगी। यदि मेरी आय 15 लाख है तो क्या मुझे सिर्फ 3 लाख पे कर देना होगा? नहीं सर, जैसे ही आपकी आय अगर सैलरीड क्लास है जी और 12.7 लाख से 1 रुपए भी इंक्रीज कर रही है तो आप पे स्लैब एप्लीकेबल। अच्छा, तब स्लैब लगेगा। तब स्लैब लगेगा। अच्छा। और ये न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत ये स्लैब क्या नाम है थोड़ा सा बढ़ाया गया है और आकर्षक इस पे टैक्स रेट रखे गए हैं। पहले ये 3 लाख तक नील था इस पे रेट, अब वो 4 लाख तक नील हो गया है। जी। फिर स्लैब में थोड़ा परिवर्तन किया गया है। 4 से 8 पे 5%, 8 पे 12 पे 10%, 12 से 16 पे 15%, 16 से 20 पे 20%, 20 से 24 पे 25%, देन 24 से 30% का। एक चीज मैं जानना चाहूंगा, जो परिवर्तन हुआ है उन्होंने जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें किया है, ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई भी परिवर्तन नहीं किया है। तो क्या ये सरकार की मंशा है कि अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को बाध्य करे कि वो धीरे धीरे न्यू टैक्स रिजीम पे आ जाएं? करदाता को जिसमें फायदा होगा वो ऑप्ट करेगी। आज की डेट में न्यू टैक्स रिजीम को आकर्षक बनाया जा रहा है, तो जो आकर्षक है वो करदाता उसी की तरफ आकर्षित होगा। और इसमें इस बजट में एक बहुत अच्छी चीज इन्होंने, जैसे हम लोग कोई भी रिटायर्ड पर्सन है कोई भी है तो वो एफडी के फॉर्म में, जैसे आप सर 60+ आई थिंक, तो आपने एफडी की है तो सीनियर सिटीजन के लिए एफडी के इंटरेस्ट पे 50,000 के ऊपर अगर आपका इंटरेस्ट हो रहा है तो टीडीएस काटा जाता था। इस बजट में उन्होंने उस लिमिट को 1 लाख कर दिया। जी। इसके अलावा अगर हमें रेंटल इनकम 2.4 लाख तक मिल रही थी लास्ट ईयर तक, तो उस पे टीडीएस था, उसको 6 लाख कर दिया गया। जी। इस बजट में एक और आकर्षक बात ये रही कि जो हम अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं, यानी ड्यू डेट हमारी बीत गई, उसको शायद 4 साल, अब वो पहले अर्लियर 2 साल तक था, अब वो बढ़ा के 4 साल तक कर दिया गया है। तो 4 साल तक आप ITRU को फाइल कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में भी कुछ परिवर्तन वांछनीय है। क्या कोई परिवर्तन इस बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से संबंधित कुछ हुआ है? अभी तक जितना आया है उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है। लास्ट ईयर बजट में आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विदाउट इंडेक्शन 12.5% से टैक्सेबल हो रहा था। अच्छा, अभी तक जितनी चीजें सामने आई हैं उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए। श्रोताओं को आप क्या 1 मिनट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बताएंगे जिससे लोग समझें कि क्या होता है ये? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कैपिटल असेट्स पे लगता है। अच्छा, जैसे आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किए, म्यूचुअल फंड जमीन है, आपकी लैंड है, बिल्डिंग है, गोल्ड है, ज्वेलरी है, ये सब कैपिटल असेट्स होती है। अच्छा, तो शेयर्स के लिए हम लोग इस पे 2 पार्ट होते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। अगर आप जिस दिन से उसे एक्वायर किए हैं और जब बेच रहे हैं, अगर लेस देन 12 मंथ है, 12 महीने से कम की अवधि है, तो वो शॉर्ट टर्म माना जाएगा, और 12 महीने से ज्यादा तक होल्ड किए तो लॉन्ग टर्म होगा। ये लैंड बिल्डिंग के केस में 24 महीने की लिमिट होती है। अच्छा, तो ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में बाइफर्केशन है, उसके हिसाब से फिर उस पर टैक्स की कैलकुलेशन होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही सरल शब्दों में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के बारे में बताया। चर्चा का रुख अब उद्योग क्षेत्र की तरफ मोड़ते हैं। हमने कृषि पर चर्चा की, रोजगार पर, सामाजिक क्षेत्र पर चर्चा की। जो ग्रोथ इंजन की बात कर रही हैं हमारे वित्त मंत्री, उसमें एक ग्रोथ इंजन है MSME। MSME
शायद हम सब जानते हैं कि 90% से अधिक जो हमारे लोग रोजगार में लगे हैं वो एमएसएमई में लगे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 37% से भी अधिक एमएसएमई कंट्रीब्यूट करता है। आमतौर पे जब एग्रीकल्चर में रोजगार कम मिल रहा है तो लोगों के पास जो दूसरा ऑप्शन बचता है, जो कम शिक्षित हमारे वर्कर हैं, उसके लिए एमएसएमई। क्या एमएसएमई के बारे में प्रोफेसर सिंह बताएंगे कि क्या परिवर्तन किया? कई घोषणाएं वित्त मंत्री ने की हैं, क्या परिवर्तन हुआ एमएसएमई के संदर्भ में? राकेश जी, आपने जब शुरू किया था इस चर्चा को तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और एक अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक दृष्टि से इसको प्रारंभ किया था। अगर हम विश्व परिदृश्य देखें उत्पादन का, तो भारत जिसमें सबसे पिछड़ा हुआ है, जो उसके कॉम्पिटिटर हैं जैसे चाइना है, अमेरिका है और जो दूसरे देश, तो उसकी तुलना में मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसपे हिंदुस्तान को कंसंट्रेट करना है और उसमें बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो परफॉर्म कर रही हैं और जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर बजट में उसके बारे में विशेष बात वो नहीं कह रही है और एक तरीके से उसमें स्थिरता है। प्राइवेट सेक्टर को उसने सपोर्ट दिया है और ये भी एक उसमें निहितार्थ है उसका कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन को और एक फॉर्म देना चाहती है, उसको और परिपक्व बनाना चाहती है। इसका एक बड़ा हिस्सा जो मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन का और भी सेवा क्षेत्र से लेके हर क्षेत्र में जिसकी पैठ है वो एसएमईज है और एसएमईज में जो मध्यम आकार के, छोटे आकार के और एकदम से छोटे जिनको टाइनी इंडस्ट्रीज आप कहते हैं, वेरी स्मॉल इंडस्ट्रीज जो हैं, वो उनका बहुत बड़ा योगदान है लोगों को रोजगार देने में। राष्ट्रीय उत्पादन में लगभग 40% आय एसएमईज से है, जिसमें 2.5% एक्सपोर्ट एसएमईज से है। इसमें कुछ चीजें सरकार ने सीधे किया है, जैसे क्रेडिट गारंटी, वो कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड उन्होंने जैसे वो उनको देगा और किसान केवाईसी की तरह उसी तरीके से एसएमई केसीसी की तरह इन्होंने कर दिया। जी हाँ। और एसएमईज में स्टार्टअप को 100% उसके लिए अलग से एक फंड बनाया। जी। और ये जैसे अनूप जी ने जो रोजगार की बात किया था, तो वो उसमें एसएमईज एक विकल्प के रूप में रोजगार के लिए एसएमईज और स्टार्टअप। एक बात बड़ी अच्छी, क्षमा करेंगे मैं इंटरवीन करूंगा, मैं SC/ST विमेन के लिए जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए एक विशेष फंड सरकार ने स्थापित किया है कि ताकि जो SC/ST विमेन है जो पहली बार वो देख के जैसा प्रोफेसर अनूप मिश्रा जी ने कहा कि रोजगार की कमी है, तो उन लोगों को यहाँ पर इसका भी काफी असर पड़ेगा। बहुत असर पड़ेगा और उनको जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्त्रियां हैं और जो इस तरीके के जो लोग हैं जो कि बहुत बड़ा मतलब मीडियम भी जो एफोर्ड नहीं कर सकते और पहली बार शुरू कर रहे हैं। अच्छा। और स्टार्टअप का आयाम और बड़ा किया है और स्पेशली एसएमईज के लिए 28-30 आइटम को स्पेसिफाई किया है कि इसमें विशेष सुविधा उनको दी जाएगी और जिसको अलग से नाम लिया वो टॉय इंडस्ट्री है, खिलौना, क्योंकि ये कंपटीटर के रूप में चाइना के लिए उत्पन्न, और दूसरा लेदर इंडस्ट्री पे भी काफी लेदर को उन्होंने बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया है। और अगर लेदर उद्योग जो है विकसित होता है तो आपको ध्यान होगा कि इसमें ज्यादातर हमारा वो वर्ग है जिसको अगर हम कहें तो ये मुस्लिम वर्ग उसमें लगा हुआ है। इस तरीके का ऐसा वर्ग लगा हुआ है जो सामान्य रूप से इन पूरी अर्थव्यवस्था में इंक्लूशन के बाहर है। तो ये इंक्लूसिव बजट इस तरीके से दे सकते हैं, समावेशी बजट है जिसमें कि सीधे समावेशन न करके इन माध्यमों से ऐसे लोगों को सक्षम बनाने का जो कि अभी पिछड़े हुए हैं, वो एक सरकार की ये मंशा दिखाई देती है। उसमें फूड यानी खाद्य उद्योग फूड प्रोसेसिंग पे विशेष एम्फेसिस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छोटे लेवल पे भी इस बात को किया जा सकता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है अनूप जी, इस पे ध्यान देने की चीज है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ये छोटे जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर, गिग वर्कर के लिए उन्होंने सोशल सिक्योरिटी जैसा अनूप जी कह रहे थे, और वर्कर्स के जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो सड़क पे जो छोटे छोटे सामान बेचते हैं, जिसको कि हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में गिनते हैं, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज करने की एक विधि इसमें समझ में आ रही है। ये बड़ा मौलिक है, ये बड़ा आनंददायक रहा कि उनके लिए कॉमन पोर्टल बनाया जाए जिसमें उनका रजिस्ट्रेशन हो
उससे उनको फाइनेंस भी मिलेगा और उनके सारे रिकॉर्ड रखे जाएंगे। हाँ, तो जैसे आप ये कह रहे थे कि कहना चाह रहे हैं शायद कि जो ये अनौपचारिक क्षेत्र है, इनफॉर्मल सेक्टर है, उसको औपचारिक बनाने का एक प्रयास हो रहा है। और उनका स्थान, वो सारी चीजों को रेगुलेट फिर हम कर पाएंगे। वो कह रहे हैं कि उद्यम पोर्टल पे अगर वो रजिस्टर हो जाते हैं तो फिर उनको वो ऋण की सुविधा उनको उपलब्ध करा दी जाएगी। क्योंकि एक बड़ी समस्या, प्रोफेसर सिंह, एक बड़ी समस्या है ये अनौपचारिक क्षेत्र के लोगों की कि वो शिक्षित नहीं है, उनके पास कोई जो बैंक के पास जमा रखने के लिए कोलैटरल नहीं है, जिससे उनको बैंक से ऋण नहीं मिलता है। लेकिन लगता है कि ये जो उपाय है, हाँ, ये उपाय उसमें काम आएगा। और दूसरा, बैंक के लिए उन्होंने एक स्टेटमेंट वो बड़ा महत्वपूर्ण है, उस पर ध्यान देने का है कि हम विश्वास पहले करेंगे और स्क्रूटनी बाद में करेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। विल हैव फेथ एंड देन स्क्रूटनाइज। ये स्टेटमेंट एक दो और मुद्दे पे चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले तो इसमें एक चीज जोड़ लें कि उनको बहुत सिक्योरिटीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल, इसलिए उनके लिए ऋण लेना काफी सरल हो जाएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसकी चर्चा हम लोग बार बार कहते हैं, और बजटीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। 2018 में हम 3.5% जीडीपी का 3.5% तक हम फिस्कल डेफिसिट पे पहुंच गए थे। फिर दुर्भाग्यवश कोविड आता है और 2021 में वो 9.2% हो जाता है हमारे जीडीपी का। उसके बाद से सरकार ने लगातार उसको कम करने की कोशिश की है। पिछले साल 5.8% था, टारगेट इस बार 4.8% का उन्होंने अचीव किया है, और 4.4% कह रहे हैं इस साल में होगा, 2025-26 में होगा। लेकिन जो संशय मन में लग रहा है कि एक तरफ सरकार निवेश बढ़ा रही है, तरह तरह के सामाजिक सुरक्षा के उपाय भी कर रही है। अभी मोहित जी ने बताया कि कर के दर में भी काफी कमी हुई है, जिसके कारण शायद वित्त मंत्री ने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए के बराबर रेवेन्यू लॉस होगा उनको। तो ऐसी परिस्थिति में क्या ये 4.4% का फिस्कल डेफिसिट आपको बड़ा वास्तविक लगता है कि हम प्राप्त कर पाएंगे? हमसे प्रश्न पूछा रमन जी। जी हाँ, जी हाँ। रमन जी, ऐसा है कि आप 1 लाख बता रहे हैं, हमने जब सुना है तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स मिला के और ज्यादा, इनडायरेक्ट टैक्स तो और ज्यादा हो जाएगा। जी जी जी। तो अब आपने सही कहा कि 50 लाख करोड़ का बजटीय आकार, एक तो सबसे बड़ा आकार हो गया। पिछले बार 48 लाख करोड़ था, इस बार 50 लाख हम लोग क्रॉस कर गए। 50 लाख करोड़ का बजटीय आकार जो है हमारा, ये बड़े साइज का बजट तो दिख रहा है, लेकिन रेवेन्यू साइड जब हम लोग देखा जाए तो आपने कहा कि संशय हमें भी लग रहा है, एक सारे अर्थशास्त्रियों को इस बात का संशय है कि अब आय का पक्ष है उस पर कंसंट्रेशन किस रूप में कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए 2.5 लाख से अधिक आपने टैक्स से बचाया, फोरगो किया, सरकार की आय में कमी आई। कैपेक्स जो हम लोग 11 लाख करोड़ सोच रहे थे, वो भी 10.80 लाख करोड़ का कैपेक्स है, थोड़ी कमी उसमें आई। सुरक्षा में भी थोड़ी कमी आई है, सुरक्षा के मद में भी आप ध्यान दीजिएगा तो थोड़ी कमी आई है। तो अब मामला ये है कि सरकार 4.4 के वित्तीय अनुशासन को प्राप्त तो करना चाह रही है, लेकिन जितना बजट का आकार पिछले बजट से बढ़ा है वो फोरगो से कहीं कम है। तो देखिए, संशय तो बना हुआ है, लेकिन हमको लग रहा है कि इसका उत्तर एक बात ये कह सकते हैं हम लोग कि ये प्रोडक्टिविटी की ओर ज्यादा ध्यान दे रहा है। माने अगर हम डिमांड ओरिएंटेड बजट बना रहे हैं तो शायद आने वाले समय में इस आय को हम उस रूप में शायद ले सकते हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि वित्तीय अनुशासन को पाना इस बजट में चुनौतीपूर्ण है। इसमें एक चीज और ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये सीधे सीधे हम गवर्नमेंट के ये जो डेफिसिट है इसको इस बिना पे देख रहे हैं कि उसका आय टैक्सेस से कैसे है और एक्सपेंडिचर कैसे कर रहा है। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि पासिंग रिमार्क की तरह सीतारमन जी ने यूज किया था, वो मोनेटाइजेशन है। नए क्षेत्रों का मोनेटाइजेशन से वो पैसा इकट्ठा करना है, और ये उसका एक महत्वपूर्ण साधन होगा जिससे कि इस घाटा को पूरा किया जा सकता है। और रमन एक बात हम जोड़ दें आपको, एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमको लगा, जैसे हमने आपको 3D की बात कही, तो इस सिलसिले में हम 3T भी देख रहे थे, रोजगार सृजन वाले और डेफिसिट को देखते हुए कि 3T क्या है। तो हमने देखा कि एमएसएमई ट्रेड प्रमोशन की बात की जा रही है, मतलब एक्सपोर्ट प्रमोशन पर बहुत फोकस किया है। तो पहला टी ये देखा गया। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का उपयोग पूरे बजट में, तकनीक शब्द जो विकसित भारत का लक्ष्य है, तकनीक पर तो दूसरा टी देखा गया। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है रोजगार की दृष्टि से भी, एमएसएमई की दृष्टि से भी, वो है टूरिज्म।
टूरिज्म सरकार के लिए सबसे बड़ा, हाँ, उन्होंने ब्रांड स्पिरिचुअल टूरिज्म, तो उसमें उन्होंने कहा है कि अब हम हेल्थ, मेडिकल टूरिज्म, धार्मिक टूरिज्म के दायरे को बढ़ाएंगे, क्योंकि लोग देना चाह रहे हैं। अगर हम डेस्टिनेशन को अच्छा कर देंगे तो स्वतः लोग खर्च करने को तैयार। ये भी मोनेटाइजेशन एग्जाम्पल, तो जैसा भूपेंद्र जी ने कहा है, शायद ये बात सच है। लास्ट में चूंकि हमें समय की कमी है, तो हम अगर उसके पहले राकेश जी, हम लोगों ने भिन्न भिन्न विषय पे चर्चा किया जी, आप इन चीजों को किस रूप में देखते हैं? क्योंकि देखिए, जहां तक प्रोफेसर सिंह मेरी सोच है, तो ये बजट एक ऐसे समय में है, मैंने शुरुआत में कहा, जहां पे समस्याएं हैं सरकार के सामने, और ये समस्याएं कुछ हद तक अंतर्राष्ट्रीय जो बदलाव हो रहा है उसके कारण भी है। ट्रंप का आना भी कई प्रकार की समस्याओं को खड़ा कर सकता है। ऐसे परिदृश्य में जिस प्रकार से सरकार ने आगे बढ़कर जो सुविधाएं देने की कोशिश की है मिडिल क्लास को, जिस प्रकार से सरकार ने ये दिखाया है कि उसे विश्वास है अर्थव्यवस्था में, क्योंकि मुझे एक बात लगती है कि आय कैसे आएगी, तो आय इसलिए भी आएगा कि अगर अर्थव्यवस्था में विकास होता है तो स्वाभाविक, आप देखेंगे पिछले कुछ वर्षों में मोहित जी ज्यादा सही बताएंगे कि अर्थव्यवस्था के विकास के कारण डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन काफी बढ़ा है। रेट्स आपने कम किया, हम लोग कहते हैं टैक्स बुएंसी, टैक्स का कलेक्शन हम बढ़ा है, और न सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेस का, जीएसटी का भी कलेक्शन बढ़ा है। तो ये सरकार की सोच बड़ी धनात्मक है, पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि उस पॉजिटिव इंटेंट से सरकार ने प्रयास किया है। बजट हमेशा 4 समस्याओं का समाधान करता है और 4 दूसरी समस्याओं के बारे में लोगों को इंगित करता है कि शायद ऐसा करते तो वैसा होता। लेकिन समय समाप्ति के बाद जब अगला वर्ष आता है, जब आप बजट की समालोचना करते हैं, तब आपको लगता है कि वित्त मंत्री शायद कितनी दूरदर्शी थी, सरकार कितनी दूरदर्शी थी जिन्होंने इस प्रकार का बजट प्रस्तुत किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, आप सबों ने समय निकाला और आकर ये चर्चा की, और मेरे ख्याल से आम व्यक्ति को जिस सरल शब्दों में आप लोगों ने बजट के बारे में बताया वो बड़ा ही प्रशंसनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपको भी धन्यवाद।